हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नेट एग्जाम और आपने पहले वाले बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा पीवाईक्यू ऑफ सीएसआर नेट। टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जो है अगर हम बात करें आपका जून 14 तक के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया था। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। एंड साथ के साथ मैंने गेट के भी पूरे प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, तो गेट के भी तीनों पार्ट अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 13 से लेके एंड जून 11 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपका सीएसआर नेट एग्जाम में, उनका डिस्कशन करेंगे। तो भाई आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है CSIR कैम। एंड हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ रहे आईआईटी जैम। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेट एंड गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड दिसंबर 13 में पूछा। अमंग द फ्लोइंग करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ट्रेंड। तो भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द मेटल आयन। चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक आपका Fe+2 है और एक आपका Fe+3 है। ठीक है ना, एक आपका Fe+2 और एक Fe+3 है। सॉरी, ये +3 है और ये आपका +2 है। तो किसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो +3 वाले की ज्यादा होगी। इसका मीनिंग ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी +2 वाले की ज्यादा दिखा रखी है, ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी +3 है, उसको हम बाद में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे भी +2 है, तो +2 से तो ज्यादा किसकी होगी स्टूडेंट? +2 से ज्यादा तो +3 वाले की होगी, चाहे वो एल्यूमिनियम ही क्यों है, चार्ज ज्यादा हो गया। मतलब हमारा आंसर या तो सी आएगा या डी आएगा। अब बात ये आती जी इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, एल्यूमिनियम एंड आयरन में। ये भी +3 है और ये भी आपका +3 है। तो एल्यूमिनियम का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Fe3 पॉजिटिव। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। कल को इसको पीकेए के टर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज को नोट करना है कि पीकेए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पीकेए का ऑर्डर पूछ लेता तो वो आपका जस्ट रिवर्स आ जाता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एन octahedral मेटल आयन M2 पॉजिटिव हैज मैग्नेटिक मोमेंट 4। भाई 4 मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर 4 मैग्नेटिक मोमेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी रही होगी? तो वहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और कुछ न कुछ यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा। क्योंकि अगर 3, देखो आपका क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली का फार्मूला क्या होता है आपका √n × n+2। तो अगर आप देखेंगे 4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे 3 पुट जब आप करते हैं तो 3 इंटू में आपका ये 15, तो √16 एग्जैक्ट 4 होता है। तो अगर वो आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 3 होते हैं तब आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है स्पिन ओनली वाली, वो नियर अबाउट 4 के इक्वल होती है, 3.89 समथिंग होती है। तो ये 4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट 4 के इक्वल होगी। यानी कि यहां से समझने वाली बात यह कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, इन्होंने बोला कि कोबाल्ट +2 है और कोबाल्ट +2 में इन्होंने भर रखा इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 नजर आ रहे हैं? यस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी? मान के चलिए 3.89 आएगी। क्या यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा? हम कहेंगे यस, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा, जिससे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगी 4 पॉइंट। अब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको T2G अनसिमेट्रिकल नजर आ रहा है। अगर T2G अनसिमेट्रिकल हो तो वहां पे मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है।
तो हमारा जो है ना ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। बाकी आप और भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम+2, तो इसको बना के देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इस तरीके से भरा। अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.7578 ऐसे आएगी। एग्जैक्ट 4 नहीं आ सकती यहाँ पे, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे T2G का 4 हो गया एंड आपका EG का 2, तो यहाँ पे भी आपको कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। अमंग द फ्लोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कलर। ये कलर पता है कौन सा जो दिखाई दे रहा है? अगर मान लीजिए आपने कलर पहले यहाँ पे दो चीजों को नोट करना पड़ेगा। एक विबग्योर को लिखते हैं, यहाँ पे विबग्योर, एक विबग्योर को लिखते हैं। और आपको पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने से वेवलेंथ इंक्रीज करती है एंड आपका एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वॉयलेट की एंड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की। इस चीज को आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आपको कलर कॉम्प्लीमेंट्री जो है, यहाँ पे आपको व्हील डायग्राम बना लेना है यहाँ से। तो ये विबग्योर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे G हो गया, Y हो गया, O हो गया, R। अब देखिए अगर कोई कंपाउंड हमें रेड दिख रहा है तो उसने किस कलर को एब्जॉर्ब किया होगा? किस कलर को उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा ना? एब्जॉर्ब। ठीक है, ये भाई स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया होगा। मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई? जो रेड दिखाई दे रहा है उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है। जो ऑरेंज दिखाई दे रहा है उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, जो ब्लू दिखाई दे रहा है उसने ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया है। और जो येलो दिखाई दे रहा है इसका मतलब उन्होंने वोयलेट को एब्जॉर्ब किया होगा, वोयलेट को, तभी तो वो येलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लिगेंड का आ रहा है। तो फील्ड स्ट्रेंथ का आपको आइडिया होना जरूरी है। सबसे ज्यादा जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज Cn नेगेटिव की होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे NCS नेगेटिव की होती है। देखिए ये नाइट्रोजन डोनर है, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। उसके बाद अगर आप इन दोनों में से देखते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन में से, तो किसकी ज्यादा होगी भाई फील्ड स्ट्रेंथ? क्लोरीन की, एंड फिर आपका मान के चलो फ्लोरीन की। कुछ इस प्रकार से आपका ये फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके केस में आई होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी Cn के केस में आई होगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि वोयलेट, है ना, वोयलेट। अगर ये वोयलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखाई देगा? येलो। यानी कि Cn वाला कैसा दिखाई देना चाहिए था? येलो दिखाई देना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट मैच होगा, तो वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये देखिए NCS है। तो इसने या तो क्या, किसको? इंडिगो को तो कोई होता नहीं, इसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर इसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया होगा तो ये कैसा दिखेगा? ऑरेंज। ये कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज। तो C कैसा दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट रुकिएगा। C ने आपका यहाँ पे किसको एब्जॉर्ब किया होगा? NCS हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, NCS हो गया ये आपका, इसने एब्जॉर्ब किया है सबसे, सॉरी इसमें देखो ये NCS है ना, ये सबसे नीचे आएगा भाई यहाँ पे। अगर आप इसको चेक करेंगे, एक मिनट रुको। फील्ड स्ट्रेंथ का अकॉर्डिंग आपने देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। ये तो Cn नेगेटिव हो गया, उसके बाद आपका क्लोरीन आ गया या मान लो फ्लोरीन आ गया, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको NCS नेगेटिव देखने को मिलता है। यानी कि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सल्फर डोनर है भाई यहाँ पे, ये नाइट्रोजन डोनर नहीं है। अगर ऐसा है ना, अगर आपका ऐसा है तो ये क्या करेगा? सबसे कम एनर्जी की वेव को, कम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई? ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ब्लू दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लू। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है, ये वाला ऑर्डर हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका C। इसी प्रकार आप क्लोरीन और फ्लोरीन का भी आइडिया ले सकते हैं ना। क्लोरीन और फ्लोरीन का जो ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई मेन बात क्या थी? जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उन्होंने उसका कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब किया होगा।
इनकी एनर्जी का ऑर्डर हमें पता है, वॉयलेट की सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ से हम फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। फील्ड स्ट्रेंथ में देखेंगे कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, Cn की सबसे ज्यादा है, तो उसने वॉयलेट को अब्जॉर्ब किया होगा। अब उसने वॉयलेट को अब्जॉर्ब किया तो वो येलो कलर का दिखाई देगा, क्योंकि वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnCr2O4 is likely to have a normal spinal structure because, ये नॉर्मल स्पाइनल क्यों होता है ये पूछ रहा आपसे। देखिए आपको अगर आइडिया है स्पाइनल्स का, तो यहाँ पे Mn+2 में है, और Mn जब +2 में होता है तो वो होता है D5, और यहाँ पे हम हाई स्पिन मान के चलते हैं भाई ओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे जो CFSC होती है आपका, ये क्या होती है, इसके लिए 0। तो भाई ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये कहाँ जाना पसंद करेगा, टेट्राहेड्रल में। एंड यहाँ पे अगर आप बात करते हैं क्रोमियम+3 की, क्रोमियम+3 का मतलब होता है D3, यहाँ पे अच्छी खासी CFSC है, इसलिए ये जाना पसंद करता है ऑक्टाहेड्रल में। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चला जाए टेट्राहेड्रल में, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चला जाए ऑक्टाहेड्रल में, तो इसी को हम बोलते हैं कि वो हमारा नॉर्मल स्पाइनल होता है, वो हमारा नॉर्मल स्पाइनल होता है। अब आइए यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई देखते हैं एक एक ऑप्शंस को। ये कह रहा है Mn2 पॉजिटिव विल हैव LFSC, LFSC CFSC, आप एक बात यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इन दी ऑक्टाहेड्रल साइट, नहीं भाई ये ऑक्टाहेड्रल साइट में थोड़ी नहीं जाएगा Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल साइट में थोड़ी नहीं जाएगा, ये तो टेट्राहेड्रल में जाएगा। Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ द क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात ठीक है कि यहाँ पे Mn+2 में है, दोनों क्रोमियम+3 में, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो नॉर्मल स्पाइनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट नहीं है, और पहला भी नहीं है। क्रोमियम+3 विल हैव LFSC इन ऑक्टाहेड्रल साइट, whereas Mn2 पॉजिटिव आयन विल बी नोट। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपाउंड है ये वाला भाई K2BA, दिस एक कंपाउंड है, यहाँ पे K की जगह हमने सीजियम मेटल लगा दी बस। ये कह रहा है कि जो क्यू प्रोडक्ट है, सॉरी ये जो पहले वाला प्रोडक्ट है P वाला, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन शो कर रहा है, यानी कि जेड आउट है, और दूसरे वाला जेड इन शो कर रहा है। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पहले जेड आउट की स्प्लिटिंग लिख के दिखाता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं जेड इन की स्प्लिटिंग लिख के दिखाता हूँ, तो जेड आउट में सबसे ऊपर होता है dx² - y², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन होता है dz², उसके बाद यहाँ पे कौन होता है आपका dxy, और यहाँ पे कौन होता है आपका dyz एंड dzx। तो ये आपका कौन जेड आउट का केस है। जेड इन में हो जाता है dz² हो जाता है ऊपर, उसके बाद यहाँ पे होता है dx² - y², यहाँ पे होते हैं आपका dyz होता है एंड dzx होता है, एंड यहाँ पे सबसे नीचे आपका dxy होता है। अब देखो यहाँ पे अगर इस चीज को नोट किया जाए तो यहाँ पे 2 पोटासियम और 1 बेरियम, तो 4 पॉजिटिव, मतलब इसके ऊपर 4 नेगेटिव रहा होगा, एंड NO2 के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। तो कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D9 है। अगर वो D9 है तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएंगे कहाँ कहाँ देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड। तो जब वो बोल रहा है ना कि टेट्रागोनल इलोंगेशन है, तब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा dx² - y² में, यानी कि dx² - y² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। एंड जब वो जेड इन रहा होगा, कंप्रेशन रहा होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा dz² में। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी करवाया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पहली बात यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे जो Pt है आपका, एंड जो आपका PPH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इन आप कोशिश करो कि ये जो सल्फर है ना, ये जो है ना Pt और PPH3, यानी कि प्लेटिनम और फॉस्फोरस, एंड प्लेटिनम और सल्फर, इनको आप ट्रांसपोजिशन पे ना लगाएं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ट्रांसपोजिशन पे ये अनस्टेबल होते हैं भाई, नोट कर लेना। आप इन दोनों को ट्रांसपोजिशन पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी वहां पे। तो देखो पहली चीज तो यही नोट करो, तो यहाँ पे Pt है, यहाँ पे अमोनिया है,
देखो इसमें तो कुछ बेसिक डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझते हैं। तो यहाँ पे देखो इस PPH3 को आपने यहाँ CN के ट्रांस पे लगा रखा है, तो ये तो स्टेबल नहीं है। सल्फर और फोस्फोरस को आप ट्रांस पे ना लगाएं, हटाओ इसको। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फोस्फोरस रहा और ये आपका SCN रहा, तो इसका मतलब ये भी अनस्टेबिलिटी वाली बात है। अब देखो ये आपने PPH3 लगाया तो यहाँ पे NCS लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जब आपने SCN लगाया तो इसके साथ अमोनिया लगाया है ना, इसके ट्रांसपोजिशन पे अमोनिया लगाया, न कि PPH3। सेम यहाँ पे देख लो, जब PPH3 है तो ये नाइट्रोजन से आपने कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमें काफी हद तक ठीक लग रही है। इसमें क्या गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे प्लेटिनम में कोई बॉन्ड नहीं होता। प्लेटिनम जनरली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है एंड वो आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 3 बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम दिस, ये बताओ कि इनमें से क्या रहा होगा। देखिए ये क्रोमियम +3 है ना, क्रोमियम +3 का मतलब होता है D3 और D3 का मतलब होता है वो केस होता है 2 होल ट्रांजिशन का, और 2 होल ट्रांजिशन के लिए हम यूज करते हैं FATT, यानी कि सबसे नीचे जो होता है आपका दैट इज A2G, उसके ऊपर कौन होता है आपका T2G, उसके ऊपर कौन होता है आपका T1G, और कौन से वाला F वाला, और सबसे ऊपर कौन होता है आपका यहाँ पे T1G होता है और P वाला, T1G होता है P वाला। तो अब यहाँ पे देखिए इनमें से आपसे पूछ रहा है कि जब यहाँ पे इस 4 क्या है, 4 आपका यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रही होगी तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जब 4A2G से जाएंगे T1G वाले में, ये वाला T1G, तो क्या ये एक तो P ये हो गया जी हमारा P, ओके, और 4A ये जो जा रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया। अब R यहाँ पे जो दे रखा है ना, R के बारे में हमने बात की हुई है जनरली, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है तो यहाँ पे कहीं क्या होता है इजी होता है, इजी इस T2G से नीचे ही होता है वो, और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे A2G ही होता है ये, तो एक ट्रांजिशन आपका ये भी होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं ये एक ट्रांजिशन और है यहाँ पे 4A2G से 4T1GP, वो यहाँ पे अभी दिया नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, द इंटेंसिटी ऑफ P इज लोएस्ट, क्या जो है इसकी इंटेंसिटी लोएस्ट होगी, नहीं भाई इसकी इंटेंसिटी लोएस्ट नहीं होती है, ठीक है। देखिए आपको जो नॉर्मली ये वाला भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, बट ये जो होता है ना ये सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी का होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये स्पिन फॉरबिडन होता है। ये कैसा होता है भाई आपका, स्पिन फॉरबिडन होता है, और सो स्पिन फॉरबिडन वाले वेरी लेस इंटेंस। यहाँ पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या दिख रही है, डेल्टा, यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू वो 0 होती है, बट यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये स्पिन फॉरबिडन होता है और ये आपका लोएस्ट इंटेंसिटी का होता है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी, कि आर जो है ना वो लोएस्ट इंटेंसिटी का होगा। ये भी आपका स्पिन अलाउड है, ये भी आपका स्पिन अलाउड है, बट ये आपका स्पिन फॉरबिडन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। देखिए भाई ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये भी बता चुका हूं मैं आपको, PTCl4 लगा हुआ है, तो एक क्लोरीन, एक अमोनिया को कहीं पे लगा दो पहले वाले को, ठीक है, एक अमोनिया को कहीं पे भी लगा दो पहले वाले को, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि अमोनिया के सामने वाला क्लोरीन हटाओगे या फिर क्लोरीन के सामने वाला क्लोरीन हटाओगे। अब इसके लिए आपको पता होनी चाहिए ट्रांस इफेक्ट की सीरीज, और मैं बार बार बोलता हूं और वीडियो में, कान को नो पर ऐसे हाँ, मैं पागल नहीं, आई भर कर पी नहीं, भर कर यानी कि क्लोरीन, आई भर कर पी पिरिडीन नहीं, मतलब अमोनिया, यानी कि Cl की वैल्यू क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है अमोनिया से। अगर क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्लोरीन के सामने वाला ही हटाइए, क्लोरीन ये वाला जो इसकी ट्रांसपोजिशन पे, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, PT, ये आपका Cl था यहाँ पे, ये आपका NH3 आ गया, ये आपका NH3 आ गया, और ये आपका Cl आ गया। तो ये कौन सा है, ये सिस प्रोडक्ट है, सिस प्लैटिन इसी को बोला जाता है, जो कि आपका एंटी कैंसर ड्रग होती है, सिस प्लैटिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, भाई जो कलर आता है वो किस वजह से आता है। अब इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए LFT डायग्राम का, है ना,
इसके लिए आपको किसका आइडिया होना चाहिए, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। तो वहां पे जब आप देखते हैं तो आपका T2G जाता है नॉन बॉन्डिंग में। अगर आप यहाँ पे मेटल की तरफ से देखते हैं तो आपका जो T2G है वो चला जाता है नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है, T2G नॉन बॉन्डिंग में। और ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Eg स्टार, Eg स्टार। जो T2G होता है उसको हम पाई भी बोल देते हैं, एंड जो Eg स्टार होता है उसको हम सिग्मा स्टार भी बोल देते हैं, उसको हम सिग्मा स्टार भी बोल देते हैं। और इनके दोनों के बीच में ही हमें ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, इन दोनों के बीच में T2G से Eg स्टार, है ना, या फिर इनडायरेक्टली आप बोलो कि पाई से सिग्मा स्टार। तो ये कह रहा है डी पाई टू सिग्मा होता है क्या, नहीं, पाई टू सिग्मा नहीं होता, बट आपका पाई टू सिग्मा स्टार जरूर होता है, पाई टू सिग्मा स्टार जरूर होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। इसके लिए आपको थोड़ा सा एलएफटी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, अगर उसका आइडिया है तो फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यस स्टूडेंट, अभी थोड़ी सी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, द मुल्किन सिंबल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट अराइजिंग फ्रॉम द फ्री आयन टर्म एफ। तो मैंने अभी अभी क्या ट्रिक लिखी थी, देखो एफ के लिए या तो आप फट्टा ट्रिक लिखते हैं या फिर आप FATT लिखते हैं, ये हम 2 होल के केस में लिखते हैं, और ये हम लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के केस में। एफ का मतलब यहाँ पे टर्म होता है, और ये जो 3 दिख रहे हैं यही आपका मुल्किन सिंबल होते हैं। तो इन 3 में कौन कौन आता है, एक होता है A2G, एक होता है आपका T2G, और एक होता है आपका T1G। तो ये 3 मुल्किन सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए, एफ टर्म के लिए, किसके लिए, एफ टर्म के लिए। तो पहला होगा, नहीं होगा, दूसरा होगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें TU1 आ गया। क्या ये वाली पॉसिबिलिटी होगी सी, यस बिल्कुल करेक्ट, इसका जो आंसर आएगा दैट इज सी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर द हीलियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो 1s2 के लिए अगर आपको यहाँ पे टर्म सिंबल निकालना है तो कैसे, तो देखो 1s2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे आप, और ये क्या होता है आपका बेसिकली 0 होता है ना, क्या होता है यहाँ पे L, तो जो कैपिटल L है वो 0 आएगा। अगर कैपिटल L है तो आपकी स्टेट हो जाएगी S। अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे दैट इज 1/2, एंड आपका माइनस कितने आ गया, 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2s + 1 जब करेंगे तो 1 आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, L - S करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी है, 0, और S स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये आपका यहाँ पे L - S आ जाएगा, या L + S करोगे तो भी यही आंसर आएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the delta t for the given complex delta t for the given complex follow the order, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया होना चाहिए आपको कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। एक क्लोरीन दे रखा है, एक ब्रोमीन दे रखा है, और एक आपका NCS दे रखा है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे NCS दे रखा है। तो इसमें अगर देखा जाए कि फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहा होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा होगा ना, ये अब आपका यहाँ पे ना देखो नाइट्रोजन की तरफ ना नाइट्रोजन डोनर है, तो ये आपका NCS नाइट्रोजन डोनर है अब यहाँ पे ये। उसके बाद क्लोरीन ज्यादा, जो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, इसकी NCS की। उसके बाद क्लोरीन की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और ब्रोमीन की फील्ड स्ट्रेंथ आपका कम होती है। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आर की सबसे ज्यादा होगी फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद P की होगी, और उसके बाद क्या होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई वहां पे उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं अभी करेक्ट कर दूं, ज्यादा है ना, बाद में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने क्लोरीन की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रखी है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है भाई, क्लोरीन की कम होती है। फ्लोरीन की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और क्लोरीन की फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इस चीज को आप एक बार जरूर नोट कर लेना कि फ्लोरीन की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यस, सिलिका जेल कंटेन दिस एज एन इंडिकेटर, ठीक है, which when activated silica gel become dark blue while upon adsorption of moisture the color change to pale pink, ठीक है, बताओ ऐसा क्यों होता है। ये कह रहा भाई ये है ना, इसका हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर के तौर पे इस कॉम्प्लेक्स का COCl4 नेगेटिव का। when activated silica gel become darks blue
वो डार्क ब्लू होती है जब वो एक्टिवेट होती है। जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है ना तो उसका कलर हो जाता है पेल पिंक। बताओ इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट। ये आपका COCl4 नेगेटिव जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये होते हैं लेपोरेटे पार्शियली अलाउड। क्या होते हैं ये आपका लेपोरेटे पार्शियली अलाउड होते हैं। अगर ये लेपोरेटे पार्शियली अलाउड हो गया और ये स्पिन भी अलाउड होता है भाई, है ना। वहीं पे जब ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये बन जाता है आपका कोबाल्ट H2O का 6 एंड आपका 2 पॉजिटिव, है ना। और जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये लेपोरेटे फॉरबिडन होता है एंड ये वाला स्पिन तो अलाउड होता है। अब लेपोरेटे फॉरबिडन होने की वजह से ये आपका पेल पिंक, पेल कलर का, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कोबाल्ट +2 चेंजेस इस कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कोबाल्ट +2 चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेकिन वो रीजन नहीं होता। रीजन क्या होता है? इसका टेट्रा से ऑक्टा में जाना और ऑक्टा में जाने के बाद ये लेपोरेटे फॉरबिडन होना, ये इसका रीजन है। ए इज द करेक्ट आंसर। द स्पीसीज विच विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हाईएस्ट होगी वो आपको बताना है। देखिए वैनेडियम यहाँ पे +2 है, अगर वैनेडियम यहाँ पे +2 है तो D3 होता है, और D3 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 3 है। उसके बाद क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव का चार्ज लगाओगे तो यहाँ पे क्रोमियम +2 है। क्रोमियम +2 का मतलब होता है D4, और ये आपका यहाँ पे लगभग मान के चलो कि ये क्या शो कर रहा होगा, ये अब आपका हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली कार्बन डोनर लगे हुए भाई, कैसे लगे हुए हैं आपका कार्बन डोनर, तो ये लो स्पिन रहेगा, और लो स्पिन रहेगा तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका आ गया जी कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6, और उसके बाद ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे बात करेंगे EDTA 4 नेगेटिव होता है, 4 नेगेटिव, तो ये निकल +2 बन गया। निकल +2 का मतलब होता है D8, और यहाँ पे होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके केस में होगी, पहले वाले के केस में होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 3। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम दिस। तो देखिए ये पहली बात तो देखो, ये मैंने आपको शायद कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये किस टाइप का, MAA3 टाइप का है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, तो ये पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ये कायरल होते हैं। इसी प्रकार ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी यहाँ पे ये भी कायरल होगा, तो P भी कायरल होता है, Q भी कायरल होता है। बट इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो अकायरल होते हैं, तो ये कायरल नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा P एंड Q। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका P एंड Q, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लाइट पिंक कलर, इसका जो लाइट पिंक कलर है और इसका डीप ब्लू कलर है, क्यों? जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रीजन क्या होता है यहाँ पे, MLCT इन द ट्रांजिशन। देखिए चार्ज ट्रांसफर कब देखने को मिलता है, जब आपका क्या हो, लेपोरेटे भी अलाउड हो एंड स्पिन भी अलाउड हो। तो यहाँ पे MLCT, LMCT, ये वाला इनकी तो बात ही बंद कर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, C आएगा। क्या करेक्ट आंसर आएगा, C। DD ट्रांजिशन जरूर होगा, बट यहाँ पे लेपोरेटे फॉरबिडन होता है एंड ये आपका लेपोरेटे पार्शियली अलाउड होता है, एंड दोनों में स्पिन अलाउड होता है। तो यहाँ पे जो कलर थोड़ा बहुत होता है वो DD ट्रांजिशन की वजह से ही होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से नहीं। चार्ज ट्रांसफर में आपको लेपोरेटे भी अलाउड मिलेगा एंड आपको स्पिन भी अलाउड मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर C आ जाएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, जब भी आपको कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, एक मेटल हो, 2 एम्बीडेंटेंट, 2 मोनोडेंटेंट लिगेंड लगे हों सेम, और AC यहाँ पे डोनर एटम सेम होते हैं, ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे अगर टोटल आइसोमर पूछे, पहले तो यहाँ से नोट कीजिएगा कि 2 इसके ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होते हैं,
एक आप इसकी सिस फॉर्म बना सकते हैं और दूसरा आप इसकी ट्रांस फॉर्म बना सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। अब जो ट्रांसफॉर्म होती वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती, तो ये एक ही होगा। बट इसकी जब सिस फॉर्म देखेंगे तो वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होती है। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव होगी तो यहाँ पे फिर आपको सिस के दो पॉसिबल केस देखने को मिलेंगे, तो दो यहाँ से और एक यहाँ से, कुल मिला के इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के आपको 3 टोटल आइसोमर देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल पूछेगा तो 2 ही हैं, सिस और ट्रांस। टोटल पूछेगा कि टोटल आइसोमर बताओ कितने हैं, तो फिर आपका 2 + 1 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत बार, नहीं बताए तो बताते जाएंगे आगे। द रेट ऑफ एक्सचेंज H2O प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, क्रोमियम जो होता है आपका, एक क्रोमियम, एक होता है आपका क्रोमियम +2 और एक होता है आपका कॉपर +2। ये जो दोनों होते हैं ये लाई करते हैं ग्रुप नंबर 1 में, है ना। इनके अलावा और भी अल्कली मेटल्स होते हैं और ग्रुप नंबर 1 सबसे फास्टेस्ट होता है। वहां पे वाटर का जो रेट है एक्सचेंज ऑफ वाटर वो सबसे ज्यादा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि दिस इज, ये कॉपर है आपका एंड ये कॉपर की सबसे ज्यादा होगी इन सभी में से। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट। अब बात आती है जी फोर्थ या फिर आपका सेकंड। देखिए ये बनेगा आपका D5 और यहाँ पे CFSC होती है 0। CFSC कैसी है यहाँ पे 0, तो ये लबाइल होता है। जहां पे जितनी CFSC कम होगी वो उतना ज्यादा लबाइल होता है। D8 जो है वो इनर्ट टाइप का होता है स्टूडेंट। ये कैसा होता है, इनर्ट, है ना, क्योंकि CFSC ज्यादा होती है। अगर ये इनर्ट है तो ये इसका रेट कम होता है, इसका रेट कम होता है। आयरन की बात करेंगे, अगर आप आयरन की बात करते हैं तो आयरन में भी आपको कुछ क्या देखने को मिलेगा, इनसे तो ज्यादा ही वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ कि फोर्थ की रेट ज्यादा होगा या फिर सेकंड का, तो मैं पक्का कहूंगा जी सेकंड का होगा, उसके बाद थर्ड का होगा और फोर्थ का सबसे कम होगा, क्योंकि D8 इनर्ट टाइप की कैटेगरी में आता है। फिर भी इसका जो एग्जैक्ट आइडिया लगता है वो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगता है और वो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। एक टेबल होती है जिसमें 4 ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 1 में वो आते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनका रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। और ग्रुप नंबर 4 में वो आते हैं, कौन कौन आते हैं भाई ग्रुप नंबर 4 में, तो एक आपको क्रोमियम 3 पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये आपका ग्रुप नंबर 4 में आता है। इसका वाटर एक्सचेंज रेट सबसे कम होता है, तो ये ग्रुप नंबर 4 में। इसी जैसा होता है वेनेडियम +2, हालांकि ये ज्यादा इनर्ट होता है उससे। वेनेडियम +2 भी किस में आता है, काफी ज्यादा इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में आता है। इसका भी वाटर एक्सचेंज काफी कम होता है। अगर आपने पहले के पार्ट्स देखे तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहे हैं भाई ये जो कोबाल्ट है ना, CO3O4, CO3O4, अगर आपने गेट के PYQ देखे होंगे तो वहां पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और बाय मिस्टेक मैंने वहां पे ये बता दिया कि ये इनवर्स स्पाइनल होता है। अगर आपने गेट का पार्ट 3 देखा है, गेट PYQ का पार्ट 3 देखा है, तो वहां पे मैं गलती से इसको CO3O4 को मैंने इनवर्स बता दिया, जो कि आप करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज नॉर्मल स्पाइनल। ये कैसा होता है भाई आपका, ये नॉर्मल स्पाइनल होता है। एक यहाँ पे कोबाल्ट +2 होता है एंड एक आपका कोबाल्ट +3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +2 दैट इज D7 होता है एंड कोबाल्ट +3 आपका D6 होता है। हाई स्पिन मान के ही चलते हैं भाई। अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, है ना, CFSC से या इसका जो पैरामीटर है उससे देखेंगे तो ये 5, उसके बाद 6 और 7। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 के केस में तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे CFSC ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि क्या कोबाल्ट +2, ये नहीं। देखो ये हमने ऑक्टा की देखी है, ऐसे ही आप टेट्रा की देखेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो कोबाल्ट +2 है वो टेट्राहेड्रल में जाना पसंद करता है एंड कोबाल्ट +3 है वो आपका ऑक्टाहेड्रल में जाना पसंद करता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल स्पाइनल का एग्जांपल है, इस चीज को आप जरूर नोट कर लें। कोबाल्ट का जो ये केस है ये नॉर्मल स्पाइनल होता है, ये इनवर्स नहीं होता है। अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या होगी सिचुएशन वो आपको बता देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, कोबाल्ट ये टेट्रा में जाएगा, ये 2 ऑक्टा में जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे बी लिखने का तरीका तो ठीक ही है ये भी, लेकिन यहाँ पे 2 CO अलग से दिखा रखे, एक और दिखा रखा, ये नहीं होगा।
कुल मिला के 2 ही होते हैं यहाँ पे कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट, द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, ये फिर से वही आ गया, ये फिर से वही कॉम्प्लेक्स आ गया कि जो एंटी ट्यूमर एजेंट होता है वो किस किस की रिएक्शन से बनता है। तो मैंने अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि ये जो आपका PtCl4 है, ये आपका जो PtCl4 है, इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ, तब जाके आपको सिस्प्लाटिन मिलता है और वही आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पिन अलाउड, वर्ड यूज किया गया कि स्पिन अलाउड बताना सिर्फ कितने होंगे। लिगेंड फील्ड ट्रांजिशंस फॉर द निकल +2, अब निकल +2 होता है D8 और D8 को जब आप भरते हैं तो वो बनेगा आपका 2 होल ट्रांजिशन का केस। किसका केस बनता है वो आपका 2 होल ट्रांजिशन का। और 2 होल ट्रांजिशन के लिए ट्रिक क्या यूज करते हैं, FATT। क्या FATT, सबसे नीचे कौन होता है यहाँ पे, और स्पिन अलाउड बोला है, फॉरबिडन नहीं बोला यहाँ पे, है ना। तो सबसे नीचे होता है A2G, उसके बाद होता है T2G, उसके बाद होता है T1G F वाला, उसके बाद T1G होता है P वाला, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। तो स्पिन अलाउड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा आपका, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट D इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शोइंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, अगर कोई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग शो करे तो बताइए कि उसके लिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट होगी। तो जहां पे भी T2G अनसिमेट्रिकल मिले वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है। तो T2G सिमेट्रिकल है, T2G सिमेट्रिकल है, T2G अनसिमेट्रिकल है, T2G सिमेट्रिकल है। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, C। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपका देखने को मिलेगी C के अंदर। किसके अंदर, C के अंदर, क्योंकि यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल है और जहां पे T2G अनसिमेट्रिकल होता है वहीं पे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर C। अमंग द फ्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें क्रोमियम, ये तीनों तो ऐसे ही है भाई, Cr हो गया, Cr, क्रोमा, मोलिब्डेनियम एंड आपका टंगस्टन, एंड ये आएगा आपका मन तक रे, ये है। तो देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ती है, ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने से आपने पढ़ा होगा मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। मेटालिक करैक्टर बढ़ने का मतलब होता है कि उनका खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा होता है और वो आपका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा। तो नीचे वाले तो वैसे ही नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्रोमियम आएगा। हालांकि कई बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देखते हैं, बताते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा काम वैसे ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है। तो डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो करैक्टर है वो डिक्रीज करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉम्प्लेक्स दैट अब्सॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, तो जहां जो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा, जो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा वो ऐसा करेगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये वेवलेंथ सबसे कम वाली को अब्सॉर्ब करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दिस, तो ये भाई बार बार पढ़ते हैं हम, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, नहीं। देखिए यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है जो कि आपका प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये होता है SN1CB मैकेनिज्म, है ना, CB कॉन्जुगेट बेस। रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन इन दिस, ये बिल्कुल सही है। जो आपका पहला देखो, जो पहला ये कह रहा है कि रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस, नो। ये जो एसिड बेस पहला जो स्टेप होता है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। ये अमोनिया क्या करता है, एक अमोनिया अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, लेकिन दिस इज नॉट RDS, ये कोई रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप नहीं होता। एसिड बेस वाला कोई रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप नहीं होता, है ना। रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है इस क्लोरीन का बाहर निकलना। ठीक है, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, नो। अगर ये आपका SN1CB है तो ये आपका
जो है कंसंट्रेशन ऑफ बेस पे भी डिपेंड करेगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा भाई, टीबीपी के लिए आपसे यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है कि टीबीपी के लिए क्या ऑर्डर होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ध्यान रखा करो स्टूडेंट, जब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करें डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर होगा। तो डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर होते ही अब आपके पास दो चॉइस है। यहाँ तो ऑर्बिटल एक तो दिखाई नहीं रखा, पांचों ऑर्बिटल तो कम से कम दिखाओ। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स वाई, उसके बाद सबसे नीचे होता है एक्स जेड एंड वाई जेड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपसे बोला स्पिन इलेक्ट्रॉन स्फीयर, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, ये बता दिया इन्होंने कि आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ये कह रहे हैं कि पहले वाली का जो रेट है वो कम है, रेट कांस्टेंट, और दूसरे वाली का रेट ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ए चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन इन दिस। देखिए जब भी आर यू होता है ना, आर यू ये होना हमेशा इनर्ट ही होते हैं। ये कैसे होते हैं? हमेशा इनर्ट होते हैं, या आप ऐसा बोलो ये हमेशा लो स्पिन ही होते हैं। ये अपनी स्पिन को हाई स्पिन लो स्पिन का केस लगता है 3D सीरीज में। 4D और 5D वालों के लिए सारे लो स्पिन ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो लो स्पिन टू हाई स्पिन हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता, हटाओ इस ऑप्शन को। हाई स्पिन टू लो स्पिन हो जाएगा, या हाई स्पिन है ही नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें ये हाई स्पिन है ही नहीं, अगर इसका डिस्कशन देखा जाए तो। अ चेंज फ्रॉम लो स्पिन टू हाई स्पिन इन कोबाल्ट स्टार, लो स्पिन स्टेट रिमेन्स अनचेंज। ये बात इंपॉर्टेंट है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरयू के केस में स्पिन कोई चेंज होने वाली नहीं है, वो हमेशा लो स्पिन ही होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, जब ये कोबाल्ट +2 है तो ये D7 है और अमोनिया लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो आपका यहाँ पे कोबाल्ट +2 है और +3 का मतलब हो गया D6, तो ये आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट कहानी आपका। और सिर्फ इसके बारे में वो पूछ रहा था, D6 से अगर वो D7 जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो लो स्पिन से हाई स्पिन जा रहा है। D6 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे आपका? 0 थे, लेकिन D7 में 1 तो है, इसलिए आप समझ सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे 3 बैंड दिए हुए, दिस दिस एंड दिस। तो बताइए कि डेल्टा O क्या होगा? तो ये देखिए क्रोमियम +3 है, और क्रोमियम +3 का मतलब होता है 2 होल ट्रांजिशन। और यहाँ पे जो पहला ट्रांजिशन होता है ना आपका A to G से T to G, वही वाला आपका डेल्टा O के इक्वल होता है। तो ये जो पहला ट्रांजिशन दिख रहा है जो आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी का, दैट इज यही आपका क्या रहा होगा? डेल्टा O। यही क्या रहा होगा? डेल्टा O। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मैंने कहां पे करवाया था, नेट में या गेट में करवाया जरूर है। ग्रीन कलर कंपाउंड, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये है 3 पॉइंट। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट ये है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए 3 मिलने चाहिए या 2 मिलने चाहिए? 2 बोलो, तो बताओ कैसे आ सकते हैं। अगर आप इसको बनाएं, ये निकल +2 है, अगर आप इसको DsP2 बना देंगे तो फिर तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको आप DsP2 तो ना बनाएं, इसको आप टेट्राहेड्रल ही बनाएं। क्या बनाओगे आप इसको? टेट्राहेड्रल। तो आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाओ। देखिए इसके ऊपर आपका क्या लग गया? Br, इसके ऊपर आपका क्या लग गया? Br, यहाँ पे क्या लग गया आपका? PH2। तो क्या कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है क्या? नहीं करता है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी एंड यहाँ पे कोई भी आपका जो है आइसोमर एक ये खुद ही जो है वही रहेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहा होगा? मैंने जस्ट अभी डिस्कशन किया है ना, कि भाई वो स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के केस में तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या वो टेट्राहेड्रल? यस, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, वो ऑक्टा भी हो सकता है, यानी कि हम बोलेंगे डी। अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स आपको बताऊं जहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ पे निकल +2 होता है और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज TD। अगर इसी प्रकार मैं आपको एक और कॉम्प्लेक्स बताऊं, NiH2O का 6 और इसके ऊपर लगा दिया 2 पॉजिटिव, अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका निकल +2 है और यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट ये ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
अब कह रहा है कि एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, ये बनेगा स्केयर प्लेनर। अगर स्केयर प्लेनर बनेगा तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये डायमैग्नेटिक। और ये जस्ट मैं अभी आपको बता के आऊं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। कंसीडर द टू रिडॉक्स पेयर क्रोमियम 2 एंड Ru+3। फिर आपका दूसरा रिडॉक्स पेयर ये दे रखा है। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन in the going from outer sphere to inner sphere mechanism is lower for first relative to second। ये कह रहा है कि पहले वाले के लिए ना लोअर है रेट यहाँ पे आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में जाने का एज कंपेयर टू सेकंड। तो ऐसा क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। पहली बात देखिए, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्रोमियम +2 की, तो क्रोमियम +2 D4 होता है, ये रहा D4। तो ये आपका पाई, ये कैसे होते हैं आपका भाई, पाई स्टार होते हैं, ये आपका सिग्मा स्टार होता है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करते हैं Ru की, स्टूडेंट नोट कीजिएगा इसको, Ru ना, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोबाल्ट +2 है और यहाँ पे आपका Ru+3 है। कौन रहे? ईरान, यानी कि Fu आ गया ना, ये Ru का मतलब हो गया Fu से रिलेटेड। Fe2 पॉजिटिव होता है तो Re3 पॉजिटिव है, यानी कि D5 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये पाई स्टार में देखने को मिलेगा। ये मैंने क्रोमियम +2 के लिए बनाया है, ये आपका Ru+3 के लिए बनाया है। इसी प्रकार क्रोमियम +2 का तो ये रहेगा। और जब आप कोबाल्ट +3 की बात करेंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज फॉर कोबाल्ट +3। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोबाल्ट +3 की जो रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Ru। तो ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आसानी से आपका जो है द रेट, पहले वाले का जो रेट होता है एक्सेलरेशन इज गोइंग आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर लोअर होता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले वाले में, तो दिस इज आपका लूमो। ये क्या आपका, ये आपका हुमो कौन हो गया भाई? इसमें देखो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आपका पाई स्टार है, इसमें ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया पाई स्टार, एंड यहाँ पे जो आपका होमो हो गया दैट इज ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे होमो एंड लूमो आर, इसके अंदर होता है सिग्मा स्टार एंड यहाँ पे होता है पाई स्टार। ये देखो क्रोमियम +2 के केस में क्या है, ये सिग्मा स्टार हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके केस में आपको ये नजर आ रहा है, तो इसका रीजन होता है ये वाला। और आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही रेट सबसे फास्टेस्ट होता है, ये भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। हुमो लूमो देखते तो भी काम चल जाता। ईपीआर में टेट्रागोनल कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो जब भी कॉपर +2 हो वो शो करता है D9, D9 का मतलब होता है T2G6 Eg3, और जब Eg अनसिमेट्रिकल होता है Z आउट, और जब Z आउट होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है Dx2 - y2 में। बहुत बार मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, LMCT एनर्जी का ऑर्डर क्या, एनर्जीज पूछी हैं तो एनर्जीज का ऑर्डर हमें पता होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इस केस में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आ जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे, दिस कॉम्प्लेक्स बताओ आइडियल ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे? तो निकल +2, निकल की जब बात करते हैं, निकल +2 D8 कोई जेटेडी नहीं होता, ये परफेक्ट है। Mn+2 की कोई जेटेडी नहीं होता, ये भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्रोमियम +3 में जेटेडी होता है एंड Ti3 इन दोनों के अंदर जेटेडी होता है। तो ये आपका क्या रहे होंगे? ये आपका क्या रहे होंगे? ये आपका जेटेडी है, तो ये आइडियल ऑक्टाहेड्रल नहीं होंगे। सो P एंड यहाँ पे एक मिनट रुकिए, नॉट ऑब्जर्व्ड पूछा है स्टूडेंट, नॉट ऑब्जर्व्ड। तो इसमें देखिए क्रोमियम +3 भी D3 होता है, तो ये भी जेटेडी शो नहीं करता है। तो सिर्फ जेटेडी जो शो कर रहा है आपका वो ये रहा। तो इसके अंदर आपको आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, बाकी सबके अंदर देखने को मिलेगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर, ये वही क्वेश्चन आ गया कि ये आपका ए टाइप का हो गया, ए टाइप का, और ये रहा। तो यहाँ पे दो तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होंगे, सिस एंड ट्रांस, और सिस ऑप्टिकल एक्टिव होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, एम एन, ये वेरी लाइट पिंक कलर का क्यों होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि डीडी ट्रांजिशन यहाँ पे लैपोरेटे फॉरबिडन होती है, यानी कि ऑर्बिटल फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था जी पूरा नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ठीक है। लगभग सारे टॉपिक हम प्रीवियस ईयर में कंप्लीट करेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, साथ के साथ आप ऐप भी डाउनलोड कर लें। वहाँ पे भी आपको मैं एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो 4 पार्ट पहले पढ़ाए हैं, 5 पार्ट ये पढ़ा दिए। अगर आप देखेंगे लगभग 25 प्लस क्वेश्चन मैंने हर पार्ट में करवाए हैं। तो 125 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के करवा दिए हैं, नेट के, ठीक है। ऐसे ही मैंने गेट के 3 पार्ट लिए हैं, ऐसे ही मैंने जैम के 3 पार्ट लिए हैं। तो अगर आप सारे देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी काफी अच्छी हद तक तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक या जो भी आपके जूनियर्स तैयारी करेंगे उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।